नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम फिर अपनी श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपनी श्रृंखला को लेकर आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पुलिस का एग्जाम अब आपके सर पे एकदम मंडरा रहा है। ठीक है, अब मतलब कि अब क्या है कि अब आप उससे सिर्फ 3 कदम दूर हैं। मतलब आज मंगलवार हो गया, 3 दिन का और भी आपके पास समय है। 3 दिन में जो भी आपको पढ़ना है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। ठीक, ज्यादा ज्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आंसर कैसा लगाया गया है, यह सारी चीजों का एक आकलन करिए। इसी आकलन से अब आपका क्या हो जाएगा, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। आपके पास वर्दी होगी और हमारे पास शोहरत होगी। ठीक है, आपकी वर्दी हमारी शोहरत दोनों एक ही होंगे। आपके पास वर्दी होगी, हमारी शोहरत होगी। क्योंकि अगर हम आपको दे रहे हैं तो हमारे देने से अगर आपको वर्दी मिलती है तो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता किसकी होगी, हमारी होगी। लेकिन दोस्तों ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप सभी को जल्द से जल्द इस वर्दी का जो आपने ख्वाब पाल रखा है यह आपका पूरा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी वर्दी का ख्वाब पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास श्रृंखला, एक नई अभ्यास श्रृंखला के लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर दोस्त सबसे पहले एक शब्द आया है, एक प्रश्न आया है। इस प्रश्न में क्या कहा गया कि ब्रज भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें दिया गया मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो आप बताएंगे इसमें ब्रजभाषा का विकास, ब्रज भाषा नहीं होती, ब्रज बोली होती है, ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा को बोली नाम दिया जाता है। ठीक, बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी से हुआ है, नहीं हुआ। पैशाची से नहीं हुआ, अर्धमागधी से नहीं हुआ, किससे हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। ठीक, सौरसेनी में एक पश्चिमी हिंदी आती है, क्या आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। इस पश्चिमी हिंदी से ब्रज बोली का, ठीक, ब्रज बोली का, बुंदेली का, बुंदेली, कनौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली इत्यादि बोलियों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई, सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, इतनी बोलियों का विकास हो जाता है, इसलिए यहाँ पे विकल्प नंबर से एकदम सही हो गया। अर्धमागधी से क्या आ जाता है, एक आती है आपके यहाँ पूर्वी हिंदी, क्या आती है, पूर्वी हिंदी आती है। ठीक, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, और कौन सी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। क्या आती है, गढ़ी बोली का विकास होती है। ठीक, मागधी अपभ्रंश से क्या हो जाता है, मागधी अपभ्रंश से एक आ जाती है आपके पास क्या, बिहारी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी से कौन कौन सी बोली आती है, ब्रज भोजपुरी आती है। ठीक, भोजपुरी आती है, मगही आती है। ठीक, और एक आ जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है, मैथिली हो जाता है। ठीक, इन 3 बोलियों का विकास किससे होता है, अब बिहारी से होता है। इन 3 का पूर्वी से होता है। इन 5 का कहाँ से होता है, सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। इस तरह दोस्तों क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का यह प्रश्न क्लियर हुआ। हम बहुत तेजी के साथ तड़ तरीके से आपका हम प्रश्न सॉल्व करवाएंगे ताकि आप ज्यादा प्रश्नों से जुड़ सके मित्र। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है, दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है, या उपयुक्त में तीनों है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर ध्वनि के प्रकार जो है वह तीनों होते हैं। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों नहीं, यहाँ तीनों ना, जो उपयुक्त तीनों। ठीक, तीनों जो तीनों होते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। क्योंकि स्वर जो ध्वनि होती है वह 3 होती है, एक ह्रस्व होती है, दीर्घ होती है और एक प्लुत होती है। ठीक, तो यह जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है, तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो आप यह बताएंगे कि जिस शहर में आपका घर है उस शहर का नाम संज्ञा के कौन सा है। तो मतलब संज्ञा के कौन से भेद को सूचित करता है, तो भैया वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि शहर का जो नाम होगा, जैसे मान लो कि आप प्रतापगढ़ से हो, अगर आप प्रतापगढ़ से हो तो प्रतापगढ़ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब प्रतापगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुंडा हो गया, ठीक, सबसे फेमस है। और सबसे फेमस वहाँ मनगढ़ धाम आ गया है।
मनगढ़ धाम आ गया है। ठीक, अब यह सब क्या हो जाए, यह सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो कहा गया आपका शहर, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या कहलाएगा, तो उस शहर का नाम क्या कहलाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। बात क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आप बताइए हिंदी शब्द भंडार में शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी शब्द भंडार की बात कर रहा है, ध्यान रखिए हिंदी शब्द भंडार की बात कर रहा है। तो हिंदी कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह भी आप जानिएगा। एक क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है, सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, एक क्या हो जाता है, सार्थक शब्द होता है, दूसरा क्या हो जाता है, निरर्थक। हिंदी शब्द भंडार में केवल और केवल 2 प्रकार के शब्द आएंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, सार्थक और निरर्थक कहा जाएगा। बात हमारी समझ में आई है, क्लियर है। बाकी उसके बाद फिर हम देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। जब उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो हमारे पास शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के कितने हो जाते हैं, 5। जब हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमारे कितने भेद हो जाते हैं, 3। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा प्रयोग के आधार पर कितने हो जाते हैं, 8। ठीक, कितने हो जाते हैं, 8। अगर आपसे कह दिया जाए शब्द शक्ति के आधार पर, तो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विकार के आधार पर कितने होते हैं, तो विकार के आधार पर भी क्या हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब अर्थ के आधार पूछ लिया जाए, अर्थ के आधार पर शब्द भंडार कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो कहा गया हिंदी शब्द भंडार में शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक होता है, इसके अलावा और कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग आधार ये हमने लिख दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमने आपको यह बताया था कि जब भी आपको लिंग की पहचान करनी हो, लिंग शब्द का प्रयोग, लिंग का प्रयोग किसके साथ करेंगे, क्रिया के साथ कर दीजिएगा। क्रिया के साथ करने पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द की पहचान हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ रोटी है, पूड़ी है, पानी है, नदी है। रोटी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, नदी बहती है, पानी बहता है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग नहीं है, तो कहाँ नहीं है, पानी नहीं है। क्रिया का प्रयोग करिए, तुरंत लिंग का निर्धारण कर लीजिए और तुरंत आप क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण कर लेंगे, तुरंत आपको लिंग पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पानी जो होता है, पानी बहता है, बहती नहीं है। ठीक, रोटी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, नदी होती है, बहती है, लेकिन पानी बहता है, तो विकल्प नंबर C एकदम राइट आंसर हो गया, पानी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए कहा गया नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। नमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमा शब्द के योग में भैया चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, एक आध क्वेश्चन संस्कृत के आ ही जाते हैं। ठीक है, तो नमा शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इसमें से कोई नहीं है। तो अब मित्र ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा हम ट्रेनिंग में तो नहीं है, लेकिन हमने आपको जितना जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से बाहर से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि मुझे, मैंने, मुझे, हमने, हमें, हमारा, हमसे। ठीक, हमें, हमारा, हमसे, जैसे कह दिया जाए मेरा, हमें, मैंने, हमने, यह सारे शब्द हमेशा कहाँ चले जाएंगे, उत्तम पुरुष में जाएंगे। और जैसे कहा जाए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, यह सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष में जाएंगे, उससे मध्यम पुरुष में जाएंगे। कहा जाए ए, वे, इन्हें, उन्हें, उन्हें, उसके, यह सारे शब्द कहाँ चले जाएंगे, अन्य पुरुष में चले जाएंगे।
लेकिन यहाँ मुझे पूछा गया तो मुझे क्या हो गया, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अभी क्रिया चल रही है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो यह कैसी क्रिया कहलाएगी, ये तो वर्तमान है। लेकिन वर्तमान में भैया देखिएगा, इसमें अपूर्ण वर्तमान दिया है, सामान्य, संदिग्ध और संदिग्ध भूत दिया गया है। तो देखिएगा अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है ना, क्रिया चल रही है, तो मतलब वर्तमान समय जो क्रिया चल रही होगी तो हमेशा क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। अगर ये क्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो सामान्य हो जाएगा, मतलब हो चुकी है। ठीक है, तो हो चुकी होगी, सामान्य हो जाएगा। संदिग्ध मतलब हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। ठीक, अब भूत की बात तो क्या हो गया, भूतकाल में बीते हुए समय की बात हो रही है। क्रिया अभी जो चल रही है वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा, सॉरी अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा मित्र, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ठीक, अब आप बताइए कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इसका आप उत्तर फटाफट दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उस प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। अब यह चार आपके सामने विकल्प रखा गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि विशेषण उपवाक्य है। अब देखिए, जब विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं तो वाक्य तो है, क्योंकि जब मिश्र वाक्य कहता है कि एक साथ सरल वाक्य के साथ क्या हो जाता है, एक या एक से अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या करना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी की एक विशेषता को बतलाना है। तो विशेषता के साथ बतलाना है, तो उसमें एक ऐतिहासिक नगर है। तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट हो जाए। लखनऊ जो उस प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर। ऐतिहासिक क्या है, विशेषण हो गया। तो यह क्या हो गया, एक ऐतिहासिक नगर है। यह विशेषण उपवाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, बी एकदम सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ। अरे जरा इधर तो आ का वाक्य में कौन सा अव्यय हो गया। तो अरे परिमाणवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयाद है, कालबोधक है। ठीक, तो कौन सा है यह आप बताएंगे। तो कौन सा हो जाएगा भैया, यह बताइए, हमें फटाफट बताएंगे, झटपट आप उत्तर दीजिएगा। तो झटपट आप उत्तर देखते हैं। यहाँ पे यह शब्द पकड़िएगा, विस्मयाद का चिन्ह लगा, तो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत वाले उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। ठीक, अनु यहाँ पे लगा संस्कृत है, अप लगा संस्कृत है, ठीक, प्रा लगा है संस्कृत है, लेकिन ला लगा है तो क्या फारसी का उपसर्ग हो जाता है। ठीक, अब यह जो है ला क्या हो गया, हिंदी या फारसी का मान लीजिएगा। लाचार लिखा जाता है, जैसे चार लिखते हैं, चार के साथ हमने ला जोड़ दिया तो क्या हो गया, लाचार हो गया। क्या बन गया, लाचार हो गया। ठीक, तो अब यह क्या हो गया, ला क्या हो गया, हिंदी भाषा का उपसर्ग, संस्कृत का नहीं होता। बाकी अनुसंस्कृत का, अपसंस्कृत का, प्रसंस्कृत का है। सी विकल्प सही उत्तर। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई यहां तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है मित्र। लालिमा दिया गया है, पराजय दिया गया है, दशक दिया गया है, कारीगर दिया गया है। तो चलिए आप बताइए। अब देखिए कि हम आपको सब बताते हैं। जैसे यहाँ लालिमा कहा गया है तो यहाँ पे क्या हो गया, लाल धन ईमा लगाया गया। ठीक, दशक में शक शब्द लिखा जाता है, शक शब्द के साथ क्या हो जाता है, दक जोड़ दिया जाता है। जय शब्द होता है, जय के साथ क्या जोड़ा जाता है, परा उपसर्ग जोड़ा जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, परा उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, अब अगर कारीगर कहा जाता है, एक कार ईगर शब्द आता है। ठीक, तो क्या हो जाता है, कार उपसर्ग माना जाता है। तो इसमें जो लालिमा शब्द होता है, लालिमा में क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय कौन सा जुड़ा है मित्र, ईमा जुड़ा है। तो विकल्प में क्या हो जाएगा, डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, तो लालिमा बन जाएगा। ठीक, बी ये वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हुआ, लालिमा। ठीक है, बात आपके जहन में घुस रही है, जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
जहाँ दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं भंडारण है, लेकिन जो भी लोग हैं हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो चैनल नहीं सब्सक्राइब करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने मित्रों यारों को थोड़ा सा शेयर करें। हम कहते हैं करोड़ों दे दुनिया में बहुत सारी बसें चलती हैं, तो कुछ एसी की होती हैं, कुछ नॉन एसी होती है, कुछ खटारा होती हैं। तो बहुत ज़्यादा वीआईपी बसों पे आप नहीं सवार हैं, लेकिन जो है जो जिस पर भी सवार हैं तो आप विश्वास के साथ काम करिए ना कि वह आपके लिए बेहतर कर रहा है। तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कर रहे हैं मित्र, हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। बस यह है कि एग्जाम होने की देरी है, एग्जाम हो जाएगा, फिर वापस आइएगा, देखकर बताइएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक, आपके एग्जाम पुलिस के 4 पालियों में है, यह ध्यान रखिएगा। 17 और 18 तारीख को है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग अपने अपने टाइम से निकल भी जाइएगा अपने अपने घर पर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, ए सही हो गया। अब 13 पे चलते हैं। लिखा गया है शुद्ध वाक्य पहचानिए। कहा गया छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक, श्री कृष्ण, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। इन 4 वाक्यों में आप हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही हो गया। ठीक, चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, 1 भी मिनट की देरी ना लगे। और आप लोग यहाँ उत्तर दीजिएगा, झटपट आप उत्तर दीजिएगा, तनिक भी देरी ना लगे, आप फटाफट उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, हमने आपको चारों विकल्पों की बात पूरी कर दी। तो यहाँ पे लिखा प्रधानमंत्री, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, गलत हो गया यह शब्द। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं है, साहित्य और जीवन का संबंध है। ठीक, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। जब अनेक वैसे भी बहुवचन है, तो अनेकों कहने कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक, क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो यह वाक्य क्या हो गया, विकल्प नंबर बी एकदम सही। इसमें कुछ शब्द टाइप नहीं हो पाया था, इसको आप देख लीजिएगा, हमने लिख दिया श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण कौन है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो आप चलिए मित्र बताइए कि इसमें किस काल का उदाहरण है। बताइए भैया, बताइए फटाफट बताइएगा। भूतकाल मतलब क्या हो गया, बीता हुआ शब्द। मैं जाता हूँ, वर्तमान। ठीक, गया था, भूतकाल। ठीक, आ रहा है, ठीक, चल रहा है क्रिया। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्यकाल। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, यह क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। यह भी वर्तमान में गया, यह भी कहाँ गया, वर्तमान में गया। ठीक, केवल यह कहाँ गया, भूतकाल में गया। कहाँ गया, भूतकाल में गया। तो विकल्प नंबर 1 भी एकदम सही उत्तर आया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्या हो जाता है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए, ए में बीएड। ठीक, ए में बीएड, ए में बीएड। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, ए में बीएड। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो किस कहा गया, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो मित्र यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें यह तीनों में क्या किया गया, उचित विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल यह वाक्य गलत है, बाकी सब में उचित सही विराम चिन्ह का। जैसे कहा जाता है एम ए बीएड। ठीक, यह क्या हो जाता है, जो बिंदी रखी जाती है, बिंदी क्या काम करती है, इसके अर्थ को क्या करती है, संक्षिप्त कर देती है। इसे संक्षिप्त बोधक चिन्ह कहते हैं। और इसमें जो तीनों या विकल्प है, या तीनों सही है, तीनों या विकल्प सही है, सही विकल्प है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कुछ ना मानिएगा कि इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ कर दीजिएगा। तो नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। बाकी हर जगह क्या है, तीनों में क्या है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसी को आप ध्यान रखिए, इसमें कोई नहीं गलत है, गलत केवल एक क्या है, बाकी सब में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, सदैव में संधि है।
अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, जब किसी भी पद में अय और औ की मात्रा लग जाएगी तो वहां पे हमेशा कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। आंख बंद करके आंसर आप लगा दीजिएगा। मात्रा दिखाई दे, आंख बंद करिए, आंसर लगाइए, वृद्धि संधि सही होगा। तो देखिए इसमें दिया गया वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन और गुण संधि दिया गया। ठीक, तो यहाँ क्या है, अय की मात्रा लगी है इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। विच्छेद भी कर लिया जाता है, जैसे कहा जाए सदा धन एव लिखा जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, आ का मेल ए से दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, अय बना देते हैं। शब्द क्या बन जाता है, सदैव बन जाता है। अय की मात्रा आए कि नहीं, आई ना यहाँ पर, तो यह क्या हो जाता है, सदैव बन जाता है। ठीक, तो क्लियर हो गई बात, यहाँ पर सदैव हो गया, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया मन माना में कौन सा समास है। मन माना का विग्रह करिए, मन से माना है। ठीक, क्या है, मन से माना है, तो मन से माना है तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो चलिए मित्र आप झटपट आप उत्तर दीजिएगा। क्या कहा गया, मन से माना, क्या कहा गया, मन से माना बराबर क्या हो गया, मन माना हो गया। क्या हो गया, मन माना हो गया। ठीक, तो क्या लिखा गया, मन माना लिखा गया। जब मनमाना लिखा गया तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, क्या हो गया, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग। जो कहा गया है कि जो तुम्हारे अनुशासन पावा, कंदो की ब्रह्मांड सजावा, काचो घट डारो कर फोरी, रोको मेरे मुलक जिम तोरी। यह कौन सा किस रस का उदाहरण है। ठीक, कहा गया जो तुम्हारे अनुशासन पावा, जो तुम्हारे अनुशासन पावा, कंदो की ब्रह्मांड उठावा, काचो घट डारो फोरी, रोको मुलक जिम तोरी। कौन सा रस हो जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, वीर होगा, रुद्र होगा, रोला होगा, या सभी यह गलत, रोला छंद है, वीर और इसमें बात आई तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा मित्र, वीर रस हो जाएगा। क्या कहा गया कि जो तुम्हारे अनुशासन पावा, जो तुम्हारे अनुशासन पावा, कंदुक की ब्रह्मांड उठाओ। ठीक, मतलब तुरंत क्या हो जाए, पूरे ब्रह्मांड को हम उठा लेंगे। आप एक बार कहिए तो सही, आप मुझे एक बार आदेश तो करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वीर रस होता है, वही कौरव और पांडव के युद्ध के समय या समय की बात किया जा रहा है। इसमें कौन सा रस हो जाता है मित्र, वीर रस हो जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मासिक नहीं होता है, कौन सा मात्रिक छंद होता है, कौन सा मात्रिक छंद होता है। ठीक, कौन सा मात्रिक छंद होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद होता है, यह पूछा गया कौन सा छंद मात्रिक छंद होता है। दोहा है, रोला है, चौपाई है या सभी है। तो भैया देखिए दोहा, रोला, चौपाई या सभी क्या है, सब मात्रिक छंद है। मतलब यह तीनों क्या हो जाते हैं, सब मात्रिक छंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मात्रिक छंद हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन तीनों में क्या हो जाती है, मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं। किसके, मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, मात्रा की गणना पर क्या हो जाते हैं, आधारित होते हैं। ठीक, मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, तब इसीलिए इसको सबको क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, क्या कहा गया है, क्या कहा गया, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कहा गया उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक है कि उपमा है। तो भैया यहाँ देखिए कि जो शब्द की बात आई तुरंत आप क्या बताएंगे, उत्प्रेक्षा बताएंगे। क्या बताएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार बता देंगे। बाकी यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि सा सी आए तो सा से सी आएगा तो वहां उपमा ही हो जाएगा। ठीक, श्लेष में क्या हो जाता है, अर्थ चिपका हुआ आता है। अर्थ क्या हो जाता है, चिपका हुआ होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। रूपक में क्या हो जाता है, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। ठीक, क्या हो जाए, अभेद आरोप लगाया जाता है। ठीक, अर्थात उपमेय उपमान एक ही हो जाते हैं, तब वहाँ रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पे जो शब्द की वजह से यहाँ पे कौन सा जबरदस्ती मान लिया गया ना, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। बिजली का फूल कहीं खिल सकता है, जो मान लिया गया है। क्या मान लिया गया, बिजली का फूल बड़ा तेज
तेज की बात कर दिया गया, जब बड़ा तेज की बात कर दिया गया, जो की बात कर दिया गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जब जबरदस्ती कोनो चीज को मान लेते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए होता है क्योंकि जबरदस्ती माना गया है। कहा जाता है माना स्त्री नहीं लक्ष्मी है, तो कहा सारी स्त्री लक्ष्मी हो जाती हैं? नहीं, मान लिया गया स्त्री में किसको माना गया? कल्पना किसकी की गई? स्त्री की गई। उसी तरीके से खिला हो फूल, फूल ही खिलता ना, फूल किसको किसमें मान लिया गया? बिजली की तरह मान लिया गया। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा मित्र। अगला देखते हैं, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, तो विकल्प दिया गया अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। ठीक, अब देखिए अनेकार्थक अंबर, अंबर का अनेकार्थी वस्त्र, वस्त्र का अंबर हो जाएगा, अंबर का आकाश हो जाएगा, आकाश का अंबर हो जाएगा। मतलब ये तीनों तो हो गए, केवल और केवल किरण है। किरण क्या हो? अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, तो किरण को आप राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, किरण क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, सबका सबके समाधिकार पर विश्वास करने वाले के लिए एक वाक्य क्या होगा? सबके समाधिकार पर विश्वास करने वाले के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? ठीक, समाधिकार, अधिकारी होगा, समाजवाद होगा, प्रगतिवाद होगा, अधिकारवाद होगा। अधिकारवाद होगा नहीं, प्रगतिवाद होगा नहीं, अधिकारी होगा नहीं, बच्चा आपके पास क्या? समाजवाद, मतलब सबके समाधिकार पर क्या करना? उसको विश्वास करना, तो उसको क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। ठीक, क्लियर है? बात क्लियर है? आगे चले। कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए भैया, पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है। देखिए कि इसमें दिया गया राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। ठीक, कपि और ईश्वर, कपि मतलब बंदर का देवता, ईश्वर मतलब देवता हो जाता है। बंदरों का देवता कौन? हनुमान जी। ठीक, तो इसमें देखिए पवन सुत भी है, बजरंग बली है, कपीश्वर भी है, राम भक्त नहीं है। ठीक, राम भक्त हनुमान कहा जाता है, ना कि राम हनुमान की पर्यायवाची है। ठीक है, राम भक्त कहा जाता है, तो इसीलिए राम भक्त नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? हनुमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, ये तीनों शब्द क्या होते हैं? हनुमान के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तीनों को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें यह नहीं है। अगला कहा जाए चिरंतर, परंपरागत रूप से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहा गया चिरंतर का सही विलोम शब्द क्या है? चिरंतर का नश्वर है, अचिंतन है, अचर है, अचेतन है। तो चलिए आप बताइए, फटाफट बताइए कि चिरंतर का क्या नहीं है? चिरंतर का क्या नहीं है भैया? कि विलोम शब्द, सही विलोम शब्द नहीं है। तो चलिए आप बताइए कि चिरंतर मतलब क्या हो जाता है? कि इसका सही विलोम शब्द देखना है तो क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। अचिंतन नहीं होगा, अचर नहीं होगा, अचेतन नहीं होगा। अचिंतन का क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। चर का क्या हो जाता है? अचर हो जाता है। चेतन का अचेतन हो जाता है। ठीक है, नश्वर क्या हो जाता है? चिरंतर हो जाता है, चिरंतन हो जाता है, नश्वर हो जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर है। क्लियर? आगे चलते हैं। लिखा गया है पगड़ी रख घीचक। पगड़ी रख घीचक, पगड़ी मतलब इज्जत रख और खूब खा पी, इज्जत धो के खाओ पियो। जाओ किसी की शादी में घूम घूम सिर्फ खाते ही रहो, खाते ही रहो, बाकी को कोनो मतलब ही नहीं है। तो उसमें देखिए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या कहा गया है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना है, निर्वज्ज होकर निर्लज्ज होकर सब कुछ पाना है, बदनामी से बुरा नेक नामी है। ठीक, अब देखिए पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ आपको देखना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? जहाँ पगड़ी रख मतलब इज्जत रख दे, मतलब कोनो प्रकार की इज्जत बेइज्जत का कोई भय न रहे और आराम से खूब मौज करो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाए? निर्लज्ज होकर सब कुछ पाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होकर सब कुछ पाना हो जाएगा। बात क्लियर है? वहाँ पे क्या कहा जाएगा? निर्लज्ज होकर सब कुछ पाना हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है वह क्या होता है? यह देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? क्या कहा गया? घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा मित्र?
घोटक कहा गया है, घोटक का तद्भव रूप कहा गया है, अश्व है, घोड़ा है, तुरंग है। देखिए घोड़ा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, घोड़ा हो, जो घोटक का घोड़ा हो जाएगा, ठीक। बाकी घोटक का तत्सम तत्सम तत्सम, केवल और केवल यह घोड़ा जो शब्द लिखा गया यह क्या हो जाएगा, तद्भव रूप होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, तत्सम रूप हो जाएंगे, बाकी सब क्या बन जाएंगे, तत्सम रूप बन जाएंगे। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं भैया, इसमें थोड़ा देखिएगा, लिखा गया निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, ठीक, और महत्व। तो जब अशुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं तो अशुद्ध वर्तनी में क्या हो गया, कौन सा होगा, उज्ज्वल हो गया, ठीक। उज्ज्वल को शुद्ध लिखने के लिए क्या करना होगा, उज्ज्वल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, उज्ज्वल लिखा जाएगा। बाकी यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक। इसका एक सही रूप और पाया जाता है जहां पे क्या कहा जाता है, निसंदेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निसंदेह कहा जाता है। इसका क्या हो जाता है, निसंकोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निसंकोच कहा जाता है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप यह होगा, महत्व, यह सही है, ठीक। तो विकल्प नंबर शुद्ध रूप नहीं है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, उज्ज्वल है, ठीक। क्या है, उज्ज्वल है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, 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 ठीक। अब में तो देखिए अलौकिक शुद्ध है, पहले शुद्ध लिखा गया, इसमें हम आपको क्या बताएं, यही शुद्ध है, ठीक। वही रूप, वही शुद्ध है जो रूप वहां पे दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, वही रूप क्या है, वही रूप शुद्ध है यहाँ पर। अब यह क्या हो, अलौकिक हो गया। अगला देखिए, अगला शब्द दिया गया, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का भेद सही नहीं है, तो आप यह बताएंगे, जैसे लिखा गया अपरा, अपार। अपरा का अर्थ दूसरा, अपार का अर्थ क्या, जिसे पार न किया जाए। और का अर्थ क्या होता है, दूसरा, और का अर्थ क्या दिया गया, तथा। इतर का भिन्न, इत्र का इत्यादि। उर का हृदय और उरु का नदी। अब देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, यह आप हमें बताएंगे। तो मतलब सही, इसमें सही नहीं है पूछा गया है ना, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अब इसमें देखिए, सोचिए, थोड़ा सोच के बताइएगा। अब देखिए इसमें कौन सा सही नहीं भैया, यह वाला सही नहीं है, अपरा और अपार, ठीक। दूसरा मतलब अपरा का अर्थ क्या होता है, दूसरी, दूसरा नहीं होता है, ठीक है। अपरा, अपरा मतलब क्या होता है, पहले से आया हुआ, ठीक है। जो पहले से आया हुआ वो क्या कहलाएगा, अपरा कहलाएगा। अपार का अर्थ सही लिखा गया, अपरा का अर्थ गलत लिखा गया बाकी। और दूसरा, और, तथा या सिरा, ठीक। इतर, भिन्न, इत्र इत्यादि। उर मतलब हृदय, उर का नदी, नदी या इसी को क्या कहा जाता है, विशाल भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, बाकी यही वाला अशुद्ध है, ठीक। शब्द युग्म भेद सही नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहा गया किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आदि और आदि शब्द का शब्द सही शब्द है। आदि का मतलब क्या होता था भैया, देखिए पूर्व और अंत दिया गया, अभ्यस्त और वगैरह दिया गया है, अंत और प्रारंभ दिया गया, प्रारंभ और अभ्यस्त दिया गया है। आदि का क्या हो जाता है, आदि का शब्द क्या हो जाता है, आदि और अंत दो चीजें चलती हैं। आदि का अर्थ तो प्रारंभ से लगा लिया गया। अब आदि का अर्थ किससे लगाया जाएगा मित्र, यह बताइएगा। जब आदि का अर्थ लगाते हैं, आदि मतलब क्या हो जाता है कि कहा जाता है तुम इसके आदि हो गए हो, कहा जाता है ना तुम इसके आदि हो गए। तो जब आदि मतलब क्या हो गया, अभ्यस्त हो गया। और यहाँ पे विकल्प नंबर क्या हो गया, डी एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक। प्रारंभ और अभ्यस्त हो गया। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा जाता है कि हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, तो इसमें लिखा विकल्प दिया गया अल-बरूनी, औफी, सरफुद्दीन यजदी, कोई नहीं, ठीक। अब इसमें जो चार विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। जब हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है,
अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। अलबरूनी में हिंदी का उल्लेख मिला था, हिंदी का प्रथम उल्लेख, हिंदी शब्द का प्रथम उल्लेख मिला था। औपी ने हिंदी की जगह पर, हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। सरफुद्दीन यज़दी ने हिंदी का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में किया था। किसके अर्थ में? भाषा के अर्थ में किया था। ठीक है। हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसके अर्थ में किया था? भाषा के अर्थ में किया था। तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, जिन्हें अमीर खुसरो को ही क्या कहा जाता है? भारत का तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। किसे कहा जाता है तोताए हिंद? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया हिंदी खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? ठीक, अन्य नाम किसे, अन्य नाम यहाँ लिखे जाए, अन्य नाम किसे माना जाता है? तो भारतीय, कौरवी, हरियाणवी या हिंदी। तो भैया देखिए अन्य नाम किसे माना जाता है? कौरवी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाता है? कौरवी बोली होता है। ठीक, हिंदी खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? कौरवी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? हिंदी खड़ी बोली को और किस नाम जानते हैं? कौरवी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसमें पहलवे से कह देता है ना कि ध्यान पूर्वक पढ़ें, तनिको गड़बड़ाए ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लिखा गया स्थूल एवं ब्रह्मा पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भाव की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्यों के में समर्थ हैं उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर यह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था। ठीक, क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निवारण कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अलावा से लाद दिया जाता तो, परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही यह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वो अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य बनने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि उसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा, लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। यह गद्यांश कहा गया। इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ लिया है, और जब पढ़ लिया है तो हम आगे इसमें से प्रश्न करवा लेते हैं। कहा गया प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। ठीक, रेखांकित वाक्य का तात्पर्य प्रतिष्ठा के अंबार मतलब क्या होता है? अंबार मतलब क्या हो जाता है मित्र? ध्यान दीजिए, अंबार आभार से तक, भार से या ढेर से, तो ढेर से हो जाता है। अंबार का किससे लगाया जाता है? ढेर। अंबार मतलब क्या हो जाता है? ढेर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया भली भांति निर्वहन कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है, तो उपयुक्त भली भांति क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। निर्वहन नहीं होता, कर चुका नहीं, भली भी नहीं होता। भली होता लेकिन भली भांति जब साथ में आया है तो भली भांति को लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भली भांति हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया महत्वाकांक्षा किस शब्द से मिलकर बना है? ठीक, महत्वाकांक्षा लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? महत्वाकांक्षा। ठीक, महत्वाकांक्षा शब्द किन शब्दों के योग से बना है? महत्व धन आकांक्षा लिखा गया, महत्व धन कांक्षा लिखा, महत्व धन आकांक्षा लिखा गया, महत्व धन आकांक्षा लिखा गया। ठीक, अब देखिए आकांक्षा की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए महत्वाकांक्षा लिखा गया है। ठीक, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। जैसे अगर आपके सामने लिखा गया महत्व, इसके बाद फिर क्या लिखा गया? आकांक्षा लिखा गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या मिला आपको? आ। इस आ का मिल इससे होता, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा आ।
तो शब्द क्या बन जाता है, महत्वाकांक्षा बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, महत्वाकांक्षा बन जाता है। आ का रूप यहाँ आया, अर्थात इस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, तो भैया तुरंत आप बताएंगे क्या हो गई, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो अब यहाँ पे यह वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, क्लियर है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ भी विकल्प या भी सही हो जाता है। ठीक है, यह वाला विकल्प भी सही होता है, लेकिन हमने यहाँ मान लिया मतलब यह दोनों सही होते हैं। ठीक, यह दोनों सही होता है, यह वाला गलत है, यह वाला गलत है। ठीक, इन दोनों को सही आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले को, रचनात्मक कार्य करने वाले को, धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को। तो अब आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या हो जाता है, कि इसमें क्या लिखा गया, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। तो इसके पहले आपको गद्यांश बताया गया था कि गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। भौतिक लाभ किसे नहीं लुभाते, तो यह आप हमें बताएंगे क्या हो जाता है, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले को नहीं। ठीक, रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए हाँ, धन संपन्न लोगों को नहीं, सामर्थ्यवान लोगों को नहीं। तो बचा क्या, रचनात्मक कार्य करने वालों को क्या कर रहा है, भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं। जो रचनात्मक, जैसे सुकरात की बात किया, कासमास की बात किया है, तो उसमें क्या होता है, भौतिक लाभ के लिए नहीं लुभाते। उन्होंने क्या किया था, अपने आप को क्या किया था, आगे बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है, अब वहाँ रचनात्मक कार्य उन्होंने समाज के लिए किया, समाज को बहुत कुछ दिया, तो वह रचनात्मक कार्य करने वाले को भौतिक लाभ कभी नहीं लुभाते हैं। ठीक, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ, पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ होता है, विरासत होती है, धन संपत्ति होती है, कि एक विचार होता है। ठीक, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स का कथन है, जो कथन है उसका संकेत क्या हो जाता है, तो कार्ल मार्क्स का जो कथन है वह क्या हो जाता है, कथन जो पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी क्या है, पूंजी का अर्थ क्या हो जाता है। इसके मतलब यहाँ कार्ल मार्क्स के अनुसार देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक ग्रंथ, पैराग्राफ पढ़िएगा, दूसरी लाइन में इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ग्रंथ हो जाता है। क्या हो जाता है, एक ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, विरासत और धन से नहीं जोड़ा था उन्होंने। और लिखा गया, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उसमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। तो भैया विचारकों की एक विशेषता यह होती है, उनके अंदर क्या हो जाती है, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं। ठीक, उनके अंदर भौतिक सुख सुविधाओं की कोई ऐसी लालसा नहीं रहती है। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता है, उसमें जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता है, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, वह जीवन का कार्य समाप्त कर चुका था। ठीक, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है। कब प्रतीत होती है ऐसी स्थिति, तो आप हमें बताएंगे यह कब प्रतीत होती, जब उसे क्या किया जाता है, उसके जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने से उसे रोक दिया जाता है। तो विकल्प में देखिए 5वीं लाइन में दिया गया, पैराग्राफ के 5वीं लाइन में यह दिया गया है, तो उसे क्या कहे, उसे जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल राग के रचयिता कौन है। अंतिम क्या ग्रंथ पूछा गया कि बादल राग के रचयिता कौन होते हैं। बादल राग के रचयिता किस कवि को माना जाता है, भैया प्रसाद जी को माना जाता है, पंत जी को, निराला जी को, महादेवी वर्मा जी को। तो आप हमें बताएंगे बादल राग के रचयिता किसे माना जाता है। तो बादल राग के रचयिता किसे माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। किसको माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। ठीक है, इन्हीं को माना जाता है बादल राग। और यह ध्यान रखिए, यह जो बादल राग है यह क्या है, काव्य भी नहीं, यह क्या है, कविता है। ठीक है, यह क्या है, कविता है। इस तरह दोस्तों आज हमने आपको 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला और दी है। इसका आप जबरदस्त तरीके से रिवाइज करिएगा, मतलब इसको कई बार आप देखिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्न की श्रृंखलाओं को देखिएगा। और जो लोग आज हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे,
क्लास को एक बार लाइक करेंगे, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और आप लोग लाइक करिए, शेयर करते नहीं हैं, लाइक तो कर दिया करिए। वीडियो को एक बार देखिए, क्लास में क्वेश्चन जा रहे हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से रंग देखिए, उसका आंसर देखिए किस तरह आंसर माना गया है। तो इस सारी चीज को देख लीजिए। आपके पास महज चंद दिन ही बचे हैं आपकी परीक्षा होने में, बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। लगभग 48 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों 48 लाख में मतलब 48 लाख बाराती जा रहे हैं, दुल्हन कौन लेके आएगा या तो वक्त बताएगा, ठीक है। तो यह वक्त बताएगा दुल्हन कौन लेकर आता है, लेकिन 48 लाख बाराती एकदम कोट पैंट टाई लगा के जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले फिर नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे आपका अभ्यास श्रृंखला। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।